गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 7 खत्म किया था। अभी हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 8 जो है वो एनसीईआरटी क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है और इसके बाद क्लास 6 खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास पर बढ़ेंगे। तो जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारत जलवायु, जलवायु और वनस्पति और वन या फिर वन्य जीव। इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं क्लाइमेट, इसको कहते हैं वेजिटेशन और इसको कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो क्या नाम है चैप्टर का? भारत जलवायु वनस्पति वन्य जीव, यानी कि इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो इसका मतलब क्या है? हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इस पार्ट में या इस चैप्टर में हमको भारत की जलवायु के बारे में पता चलेगा, भारत में किस तरह की वनस्पतियां मिलती हैं उसके बारे में पता चलेगा और भारत में कौन कौन से वन्य जीव मिलते हैं उसके बारे में भी हमें पता चलेगा। तो सबसे पहला टॉपिक क्लाइमेट है, यानी कि जलवायु है। अब जलवायु भारत की कैसी है उसको पढ़ने से पहले ये तो पता हो कि जलवायु होता क्या है। तो भाई देखो, किसी भी एक बड़े क्षेत्र में जब हम निश्चित समय अंतराल पर या रैंडमली भी, मान लो 2 साल बाद, फिर उसके बाद और 2 साल बाद, फिर और 2 साल बाद, तो कई सालों तक, लगभग 25 से 30 सालों तक जब हम निश्चित समय अंतराल पे बार बार किसी भी क्षेत्र के मौसम का सर्वे करते हैं ना, तो उस सर्वे में जो औसत जानकारी निकल के आती है, एवरेज डेटा जो निकल के आता है या एवरेज रिजल्ट निकल के आता है, उसको हम उस क्षेत्र की क्या कहते हैं? क्लाइमेट। ठीक है ना। और मौसम क्या होता है भाई? मौसम तो डेली बदलता है, पल पल बदलता है। मान लो बाहर भी गर्म मौसम है, थोड़ी देर बाद बादल छा जाए, ठंडा मौसम होने लगेगा। हर सेकंड बदलने वाली चीज मौसम है। लेकिन क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट में परिवर्तन आता है लगभग 30 साल के अंतराल में, वो भी थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि आपका एरिया बहुत गर्म जलवायु का था, अचानक से वहां पे बर्फ पड़ने लगेगी, नो, थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन जो मौसम है वो बदलता है। ठीक है, तो भारत की जलवायु को कहते हैं मानसूनी जलवायु। क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु, यानी कि मॉनसूनल क्लाइमेट। ठीक है, क्यों कहते हैं ये भी पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले हम मौसम देख लेते हैं। मौसम कौन कौन से भारत में होते हैं? देखो भाई, लिखते चलो। दिसंबर से कब तक? फरवरी तक क्या होता है? ठंड का सीजन होता है। ठीक है, उसके बाद मार्च से कब तक? मई तक गर्मी पड़ती, भीषण गर्मी पड़ती है। अभी क्या चल रहा है? मार्च चल रहा है, देखो बाहर का मौसम गर्म होने लगा है। ठीक है, मई के बाद जून से सितंबर, ये है वर्षा का मौसम, रेनी सीजन। इस समय भारत में मॉनसून आता है। क्या करता है? एंटर करता है। भारत में मॉनसून के आने का सीजन जून से सितंबर, और उसके बाद अक्टूबर से नवंबर। ये क्या है? ये भी रेनी सीजन है एक तरीके से, लेकिन ये पूरे भारत में रेन नहीं होती है। ये मॉनसून के लौटने का समय है, मतलब मॉनसून भारत से इन महीनों में वापस जाता है। अक्टूबर में जाना स्टार्ट करता है, नवंबर तक टाटा बाय बाय कर देता है, और ठंड के मौसम में दिसंबर में ठंड पड़ने लगती है। लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में अक्टूबर में जब दिवाली दशहरा हो जाता है, धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है, नवंबर तक अच्छी खासी ठंड पड़ने लगती है। लेकिन पढ़ाई के हिसाब से हमें डेटा याद रखना है। क्या है ये? एक बार फिर से देखते हैं। दिसंबर से फरवरी विंटर सीजन, दिसंबर से फरवरी विंटर सीजन। आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, आप करते हो हमेशा। दिसंबर में हम जैकेट स्वेटर वगैरह पहनते हैं, पंखे वगैरह बंद करते हैं, एसी नहीं चलता, रजाई ओढ़ के सोते हैं, और फरवरी तक यही करते हैं। ठीक है ना। तो दिसंबर से फरवरी विंटर सीजन,
उसके बाद आता है मार्च। मार्च में फागुन आ जाता है। फागुन में धीरे धीरे बसंती हवाएं चलने लगती हैं, बसंत की फागुन की हवाएं चलती हैं। पतझड़ का मौसम आता है और गर्मी स्टार्ट हो जाती है, जो कि हो गई है। और मई में तो भीषण गर्मी पड़ने लगती है। मई जून में आपने देखा गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं। गर्मियों की छुट्टियां क्यों पड़ती है? क्योंकि गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ रही है, वो सहन नहीं होती है, आपको सनबर्न हो सकता है, आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको छुट्टी दे दी जाती है कि बेटा घर पे रहो। वो अलग बात है कि घर पे कोई रहता नहीं है, सब चले जाते हैं घूमने। तो समर सीजन, फिर मई के बाद जून में मॉनसून इंडिया में एंटर करता है और फिर सितंबर तक घनघोर बारिश होती है और अक्टूबर में मॉनसून वापस जाने लगता है। तो कुछ क्षेत्रों में फिर से घनघोर बारिश होने लगती है। बात समझ में आ गई? अब अगर हम मॉनसून की बात करें, देखो गर्मी और सर्दी तो हो गया, यहाँ पे जो मैकेनिज्म ज्यादा है वो है हमारा मॉनसून का। अभी हमने बोला था ना कि मॉनसून क्लाइमेट, इंडिया की क्लाइमेट को कहते हैं। यहां पे समर मॉनसून और दूसरा आता है विंटर मॉनसून। अब समर मॉनसून समझ लो, जो अभी हमने जस्ट अभी रफ किया है, वो हमने आपको बताया था, क्या बताया था? जून से सितंबर समर मॉनसून का सीजन है। गर्मी के बाद सीधे बारिश होती है, जब आपको बड़ा अच्छा लगता है। जून के आसपास जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है हाँ मतलब मजा ही आ गया, राहत। तो समर मॉनसून, और जब मॉनसून वापस जाता है तो उसको बोलते हैं विंटर मॉनसून। कब? अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अब समर मॉनसून होता क्या है, देखो मोटा मोटी एक बात बताते हैं, बहुत डिटेल में चीजें नहीं हो रही है, ठीक है। इधर हमने पढ़ा था कि इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। इधर हमने पढ़ा था अरेबियन सी है, यही पढ़ा था ना, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशियन। जून में क्या होता है कि इंडियन ओशियन से जो हवाएं आ रही हैं वो बे ऑफ बंगाल होते हुए और अरेबियन सी होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। कहां करती हैं? भारत में प्रवेश करती हैं। जो अरेबियन सी से हवाएं आ रही हैं वो आपके कहां पर? पश्चिमी घाट के जो राज्य हैं, खासकर केरल में प्रवेश करती हैं और फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र से भी मानसून की हवाएं आने लगती हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो ये डायरेक्शन हवाएं किधर से आ रही है? दक्षिण और पश्चिम से आ रही है, इसीलिए इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, यानी कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून, ठीक है। सेम ये भी हवाएं दक्षिण पश्चिम से आ रही है। तो जब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के रास्ते से होते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में हवाएं एंटर करती हैं जून के महीने में, और साथ में नमी भी लिए होती है। नमी क्यों लिए होती है भाई? देखो हवाएं चल रही हैं, इतना बड़ा समंदर पार करेंगी तो यहाँ से उठने वाला इवेपोरेशन का जो पानी है वो कहाँ जाएगा? बादलों में, हवाओं में। इधर भी इतना बड़ा समंदर है, इसका पानी कहाँ जाएगा? हवाओं में। तो ये हवाएं जब जा रही होती हैं तो रास्ते में बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी बहुत सारा पानी ले लेती है, ठीक है, बहुत सारा मॉइस्चर कैरी कर लेती है, और फिर भारत में जैसे ही अंदर की तरफ और ज्यादा प्रवेश करती हैं तो पहाड़ मिलने लगते हैं। क्या मिलने लगते हैं? पहाड़ मिलने लगते हैं। और जब ये पहाड़ों से टकराती हैं तो फिर घनघोर बारिश होती है, ठीक है ना, झमाझम बारिश इसको कहते हैं, वो बारिश होती है। किस महीने में होती है? जून से सितंबर में। जिस किसी का भी अगस्त सितंबर में या जुलाई अगस्त सितंबर में बर्थडे पड़ता है तो देखो ज्यादातर बर्थडे जो पड़ते हैं तो बारिश ही होती रहती है। पार्टी का प्लान बनाओ, पार्टी का प्लान बारिश के साथ बरस जाता है, खत्म, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी के रास्ते से दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करने वाली नम हवाएं भारत में वर्षा करती हैं जून से सितंबर में। उनको हम समर मॉनसून या मॉनसून कहते हैं। और अक्टूबर में यही हवाएं क्या करती हैं? बे ऑफ बंगाल में वापस जाने लगती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ना, इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, खासकर तमिलनाडु में। अब देखो आपको दिख नहीं रहा, हम अंदाज से बना दिए। इस वाले इलाके में घनघोर बारिश होती है, खासकर तमिलनाडु में तो बहुत बारिश होती है, जो हमारा मानसून जा रहा है। तो इसको कहते हैं विंटर मानसून। क्या भाई? अक्टूबर में दशहरा, दिवाली होने के बाद ठंड स्टार्ट हो ही जाती है। उस समय ये बादल धीरे धीरे, हवाएं धीरे धीरे वापस जाती हैं और इस
क्षेत्र में वर्षा करती हैं। तो क्योंकि ये ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में बारिश भी हो रही है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ठंड का मानसून यानी कि विंटर मानसून। समझ में आ गया? कितने मानसून? 2, जून से सितंबर समर मानसून, अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर नवंबर क्या होगा, विंटर मानसून। ठीक है, इसको रख कर देते हैं। तो अब क्योंकि देखो ज्यादातर महीनों में यहाँ पर बारिश हो रही है, अब भारत में बारिश का क्या इंपॉर्टेंस है अगर मैं आपको बताऊं, तो भारत का जो एग्रीकल्चर है ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब जिस देश की अर्थव्यवस्था का अधिकतम भाग निर्भर करता है किस पर, कृषि पर। द मैक्सिमम शेयर डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल कंट्री या कृषि प्रधान देश। अब भारत में क्या है ना, कृषि होती है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत में कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का विकास तो हुआ है, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ है। और दूसरा, हमारे यहाँ के जो कृषक हैं या किसान हैं वो इतने ज्यादा गरीब हैं कि अगर हमने कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराई भी है तो दे कैन नॉट अफोर्ड, वो उसको नहीं खरीद सकते, उसको यूज नहीं कर सकते। तो ज्यादातर जो किसान है वो किस पर डिपेंड करते हैं, मानसून पर। बारिश होगी तो खाना पीना, गेहूं चावल बहुत ज्यादा होगा, बेइंतहा होगा, इतना होगा कि हम पूरी दुनिया में चारों तरफ एक्सपोर्ट करने लगेंगे। नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, अकाल होगा, किसान आत्महत्याएं करने लगते हैं, लोगों को खाने को खाना नहीं मिलता है, आटा दाल चावल का रेट आसमान छूता है, 20 रुपए। कहाँ बचपन में हमको 6 रुपए 6.5 रुपए आटा खरीदने जाते थे, मम्मी पैसे देती थी, जाओ बेटा चक्की से आटा लेके आओ। अभी तो 22-25 रुपए आटा मिल रहा है और कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले समय में 40-50 में भी मिलेगा। ठीक है, तो हमारा भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ की कृषि ज्यादातर किस पर निर्भर करती है, मॉनसून पर निर्भर करती है, यानी कि बारिश पर निर्भर करती है। समझ में आ गया? तो इसीलिए भारत को हम मॉनसून क्लाइमेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा मॉनसून या जलवायु खत्म होता है भारत का। अब क्या आता है, नेचुरल वेजिटेशन। क्या आता है, नेचुरल वेजिटेशन। क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। भैया देख लो, जाते हो ट्रेन से जाते हो, आप ट्रेन से जाते हो तो आपको बहुत सारे खेत मिलते हैं जिसमें कई तरह के क्या होते हैं, पेड़ पौधे लगे होते हैं या कोई फसल लगी होती है, गेहूं चावल दाल अरहर सरसों कुछ भी लगा होता है। लेकिन कुछ ऐसे बेहड़ इलाके भी होते हैं जहां पे आप देखते हो कि किसी भी तरह की कोई फसल नहीं लगी, बस आड़े दिन से किसी भी एंगल से पेड़ लगे हुए, कुछ भी लगे और सब अलग अलग प्रजाति के पेड़ लगे। जहां पर खेती होती है या प्लांटेशन होता है वहां पे आप देखते हो कि दूर दूर तक एक ही प्रजाति की चीज लगी। ठीक है, लेकिन जहां पर ये सारी चीजें नहीं होती हैं, जहां पे आपको झाड़ी झंगाड़ियां देखने को मिलती हैं, कटीले जंगल देखने को मिलते हैं, बहुत घने जंगल देखने को मिलते हैं, गुजरते समय आपको डर लगता है, वो सारे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। अगर हम इसकी परिभाषा देखें, डेफिनेशन देखें, तो एनी वेजिटेशन ग्रोथ विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। हिंदी में बात करें तो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के जब कोई भी पेड़ पौधा या वनस्पति या जंगल उग आते हैं, उन जंगलों को, उन झाड़ियों को हम प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन के कैटेगरी में रखते हैं। भारत में कितने तरह की प्राकृतिक वनस्पति है? देखो, हमने लास्ट चैप्टर में जलवायु पढ़ा था, ठीक है ना। लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, जलवायु पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे फिर से एक रफ मैप बना लेते हैं, ठीक है, बहुत ही रफ मैप बना रहे हैं, ऐसे ही रफ मैप, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में जलवायु पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये पहाड़ी इलाका है, हमने पढ़ा था ये राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है, ये क्या है, प्लेटू रीजन है यानी पठारी इलाका है, ये कोस्टल इलाका है, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी पड़ता है, बहुत सारी चीजें पड़ती है। अगर आपको वो याद है तो आपको प्राकृतिक वनस्पति याद करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। अभी हमने मानसून बताया, इस रास्ते से आता है, अभी इस रास्ते से आता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश करता है। तो ये जो बहुत ज्यादा बारिश करता है ना, तो यहाँ पर इसको रंग देते हैं, नीले रंग से रंग देते हैं।
ये जो इलाका है यहां पर मिलते हैं आपको नंबर 1 ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये वाले फॉरेस्ट थोड़े से आपको इधर ये बांग्लादेश बना देते हैं, इधर कहीं भी मिलते हैं, थोड़े बहुत आपको यहाँ पे भी मिल सकते हैं, और बाकी अंडमान निकोबार के इलाके में भी आपको ये वाले जो फॉरेस्ट है एवरग्रीन वो यहाँ पे मिले। एवरग्रीन का क्या मतलब, देखो भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी और आर्द्रता की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे कभी भी पत्ते सूखते नहीं तो कभी झड़ते नहीं, है ना, इसीलिए जो जंगल है यहाँ के और यहाँ की ये सब पूरे साल हरे भरे रहते हैं। आपने एवरग्रीन सॉन्ग यानी कि सदाबहार नगमे जिनका समय कभी खत्म नहीं होता, जैसे रफी और लता मंगेशकर के गाने या मुकेश जी के गाने जो है वो सब सुनते हैं, वैसे ये सदाबहार है, ये कभी सूखते नहीं है, हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हिंदी वालों के लिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन। ठीक है, दूसरे आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्या है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट? ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब ये जो हमारा गंगा यमुना का मैदान था ना, ये वाला इलाका, ये यहां पर क्या है मॉनसून को आने में समय लगता है। ठीक है, यहाँ मॉनसून देर से आता है, पहाड़ों से टकराता है, जल्दी जल्दी बारिश करता है, चला जाता है। लेकिन क्या है यहाँ पे तो जून में मॉनसून आ जाता है, लेकिन यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ रही होती है, तो यहाँ पे पानी की कमी है। ठीक है, और यहाँ तक मॉनसून को आने में समय भी लगेगा, तो क्या है उस समय में यहाँ गर्मी और एक्सट्रीम हो जाती है, जैसे अभी हो रही है। ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ के पत्ते सूख जाते हैं, और पत्ते सूख जाते हैं तो कुछ हफ्तों के लिए वो पेड़ जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती, पर्णपाती मतलब पर्ण यानी कि पत्ता, पाती यानी कि पतन कर देना, गिरा देना। तो ये वाले जो पेड़ हैं, ये वाले जो वेजिटेशन है, ये कुछ हफ्तों के लिए अपने पर्णपात कर देती हैं, यानी कि पत्तों को गिरा देती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा पड़ता है राजस्थान का इलाका। राजस्थान के इलाके में आपको पता है कि बारिश नहीं होती है। नहीं होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होती है, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जैसलमेर वगैरह कुछ ऐसे एक्सट्रीम ड्राई इलाके हैं, कुछ सालों तो वहां पे बारिश होती ही नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि रेत है ना, पानी नहीं है तभी तो रेत है, पानी होता तो यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी नहीं होती। अब क्योंकि पानी नहीं है तो यहाँ पे किसी तरह के जंगल नहीं, यहाँ पे क्या मिलती है कटीली झाड़ियां, नागफनी, बेर, खैर, ये सारे पेड़ पौधे यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है ना, कहाँ मिलते हैं यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि कटीले। ठीक है, उसके अलावा ये पहाड़ी इलाका, जानते हो ना पहाड़ी इलाका, ये पहाड़ी इलाका, यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ऊंचे पहाड़ है। ठीक, तो अब क्या है कि जो ऊंचे पहाड़ हैं वहां पर जो पेड़ पौधे निकलते हैं ना वो इस शेप में निकलते हैं, देखो ये इस तरह के पेड़ होते हैं, समझ रहे हो, कोनिकल, कोनिफेरस इनको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती है, ठंड बढ़ती है, वहां पे बर्फ गिरने लगती है, तो पेड़ों ने उस जगह को अडैप्ट कर लिया है और अपने आप को इस तरह से एडजस्ट किया है कि जब इन पे बर्फ पड़ती है यहाँ से फिसल के नीचे चली जाती है, पत्तों को कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरह के पाइन या चीड़ की ट्रीज जो है, कौन कौन से, पाइन और चीड़ की ट्रीज पहाड़ों पर मिलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे तो भैया मसाले बहुत होते हैं, इसी में से एक है हमारा कार्डिनल की पहाड़ी, मतलब इलायची की पहाड़ी, पूरी पहाड़ी पे इलायची की खेती होती है।
माउंटेन फॉरेस्ट हो गया 1 नंबर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन 2 नंबर, ट्रॉपिकल डेसिडुअस 3 नंबर, थॉर्न यानी कटीली झाड़ियां या कटीले वृक्ष जो भी है चौथा यानी कि माउंटेन या पर्वतीय वन। ठीक है, अब आते हैं हम 5। ये है हमारे कौन से, स्वैम्प या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनकी खास बात पता क्या है, इनकी खास बात ये है कि ये खारे पानी में भी उगाते हैं, बेशरम टाइप के हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा भी पानी हो, बस पानी होना चाहिए। ये भी आप इनको भी एवरग्रीन की कैटेगरी में रख सकते हो क्योंकि ये भी कभी नहीं सूखते। ये मिलते कहाँ हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जहां जहां नदियां डेल्टा बनाती हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी वगैरह, यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा है, यहाँ मिल जाएंगे, अंडमान निकोबार में मिल जाएंगे। ये जितने भी इलाके मैंने अभी आपको दिखाए हैं आप रिवर्स करके देख सकते हो, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है ना। कुछ यहाँ पर भी जहां जहां डेल्टा बनता है, समुद्र के तट का पानी भरा रहता है, ठीक है ना, वहां वहां पर स्वैम्पी फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, ये खारे पानी में भी हो सकते हैं। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया है वो है हमारा सुंदरबन का डेल्टा। अब इसको सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्योर स्टेम ट्री, ज्यादातर एरिया में सुंदरी पेड़ मिलता है, सुंदरी प्रजाति का पेड़ मिलता है। उस सुंदरी प्रजाति के पेड़ के नाम के आधार पर और बहुलता के आधार पर इस क्षेत्र का नाम ही क्या रख दिया, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो 5 तरह के नेचुरल वेजिटेशन है हमारे यहाँ। ट्रॉपिकल एवरग्रीन सदा हरे भरे रहने वाले, डेसिडुअस यानी कि पत्तों को गिरा देने वाले, थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि कटीली झाड़ियां जो यहाँ मिलती है, माउंटेन फॉरेस्ट जो पहाड़ों पे मिलते हैं, और स्वैम्प मैंग्रोव ये कहाँ मिलते हैं, डेल्टाइक रीजन में, जहां डेल्टा का क्षेत्र होता है वहां पर ये मिलते हैं। इसको रफ कर देते हैं। इसको रफ कर दिया हमने। अब हम देखते हैं कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए नेचुरल वेजिटेशन की। क्या चीज पढ़ेंगे हम, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन या फिर फॉरेस्ट। देख लो पॉइंट्स देखते हैं। पहला, ऑक्सीजन मिलती है हमको, ठीक है। दूसरा, हवा साफ रहती है, स्वच्छ रहती है, प्योर रहती है। क्यों, फिल्टर का काम करते हैं हमारे पेड़ पौधे, जो आसपास का पोल्यूशन है उसको अपने अंदर खींच लेते हैं और हवा को साफ रखते हैं। तीसरा, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल यानी औषधीय वृक्ष मिल जाते हैं कभी कभी, जिनसे दवाइयां यानी कि मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हमको इनसे मिल सकते हैं। चौथा, टिम्बर यानी कि लकड़ी, टिम्बर फर्नीचर बनाने के लिए इनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा हमारे लिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको काटते रहो, हर चीज की एक लिमिट होती है। आपकी जरूरत पूरा कर सकती है नेचर, बट आपका लालच बड़ा होगा। इंसान के पास सबसे बड़ा जो है वो क्या है, लालच। सब छोटा छोटा लगता है, लालच बड़ा बड़ा। आपके लालच को नहीं पूरा कर सकती। आप फर्नीचर लो, आप टिम्बर बनाओ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसको पूरा बर्बाद करो। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, जो मैं सबसे आखिरी में लिख रहा हूं, वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट यानी कि जानवरों का घर। अब यहीं से हमारा नया टॉपिक शुरू होता है। इंक खत्म हो गई, यहीं से हमारा नया टॉपिक शुरू होता है। कौन सा, वाइल्ड लाइफ। तो भैया ऑक्सीजन मिलती है हमको, ठीक है ना, जिसमें सांस लेने की जरूरी है। शुद्ध हवा मिलती है। लोग कहते हैं कि भैया शहर से दूर कहीं पहाड़ों पर चले जाओ, थोड़ा शुद्ध हवा में सांस लेके आओ, थोड़ा सेहत अच्छी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई जहां पेड़ ज्यादा है वहां पे हवा शुद्ध है। या आप अपने कहीं भी आप रहते हैं वहां का कैंट जो एरिया है वहां घूम के आइए, आपको वहां की हवा और मुख्य शहर की हवा में अंतर पता चलेगा। तीसरा, यहाँ से औषधीय गुणों वाली बहुत सारी जड़ी बूटियां मिल जाती हैं, यानी मेडिसिनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लकड़ी मिल जाती है फ्यूल के लिए भी, टिम्बर यानी कि घर वगैरह बनाने के लिए भी, उसके अलावा फर्नीचर बनाने के लिए भी।
इसीलिए इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी ज्यादा है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे जानवरों के लिए घर। अब इसको मिटा दें। जानवरों के लिए घर। अब भारत में जंगल तो है, और जंगल में कौन कौन से जानवर हैं भाई? जैसे असम, यहां पे राइनो रहते हैं, यानी कि गैंडे, ठीक है। उसके बाद गुजरात, गुजरात का गिर, यहां पे क्या रहते हैं? शेर। उसके बाद उत्तराखंड में कई सारे टाइगर रिजर्व हैं जहां पर क्या रहते हैं? टाइगर, यानी कि बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु। समझ में आ रही बात? भारत का राष्ट्रीय पशु। उसके अलावा कच्छ वगैरह में चले जाओ, यानी गुजरात का ही एक एरिया है कच्छ, कच्छ का रण, ठीक है ना, कच्छ रण। यहां पर आपको जंगली गधे देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? वाइल्ड डंकीज। अब यही बोलते हैं, पता नहीं हमको, जंगली गधे पता था तो वाइल्ड डंकी, ठीक है। नीचे चले जाओ भैया, केरला और कर्नाटक में, यहां पे आपको क्या मिलेंगे? हाथी, एलिफेंट्स, एलिफेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर चले जाओ, यहां पे आपको याक मिल जाएंगे, ठीक है। और उत्तर भारत के बहुत सारे इलाके हैं जहां पे और कई तरह के नील गाय, भेड़, बकरियां, बहुत सारे जानवर मिलते हैं। लेकिन हमारे जो शेर, टाइगर, राइनो, एलिफेंट, ये सारे, और उत्तराखंड में तो बहुत सारे रिजर्व हैं जो सिर्फ टाइगर के लिए हैं। टाइगर रिजर्व होते किस लिए हैं? ये इसलिए होते हैं ताकि जंगली जानवरों को एक नेचुरल प्राकृतिक आवास दिया जा सके, दूसरा उनको शिकारियों से बचाया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, एक तो शिकारियों से जानवरों को बचाना, और दूसरा जानवरों से शिकारियों को बचाना। क्योंकि आपने सुना होगा कई बार बाघ वगैरह जो है हमला कर देते हैं, बच्चों को, सोते हुए लोगों को उठा के ले जाते हैं, फिर मार देते हैं, खा जाते हैं। तो उनको भी खुशी, हमको भी खुशी, ना हमको उनसे खतरा, ना उनको हमसे खतरा। तो इसीलिए सेंचुरीज बनाई जाती हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ में हमारे यहाँ ये सारी चीजें। हाँ, और साउथ इंडिया में केरल, कर्नाटक का जो सदाबहार वन का इलाका है, वहां पे हजारों, मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्पीसी मिलती हैं, किसकी? बर्ड्स की, और खतरनाक स्नेक्स। आपने देखा होगा केरल में जब फ्लड आता है, 2 साल से आ रहा है, जब फ्लड आता है तो वहां पे घरों में क्या मिलता है? कोबरा। एक घर से 5-5, 6-6 कोबरा निकल के आते हैं। तो काट वाट ले तो आदमी निकल लेगा ऊपर, ठीक है। तो ये सारे जानवर कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। अब मान लो कि हमने जंगल को, देखो क्या लिख रहे हैं, वाह वाह वाह, ऐसे जंगल लिख रहे हैं, जे-गल, जंगल, क्या अंग्रेजी, जंगल, जंगल है तो ये सब है। मान लो हमने जंगल को उड़ा दिया तो ये सब कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? हमारे आपके घर में आएंगे। घरों में सांप निकलते हैं, क्यों? हो सकता है जहां आपका घर बना है वहां पहले सांप का घर हो, आपने उसको हटा के अपना घर बना ले, तो सांप कह रहा हम भी रहेंगे तुम्हारे साथ में, है ना, तुम्हारा रूममेट। ऐसे ही घरों में बच्चों को उठा ले जाने के लिए बाघ जिम्मेदार है क्या? हो सकता है कि तुमने बाघों का जंगल काट के वहां पे अपना घर बना लिया हो, शेरों का जंगल काट के अपना घर बना लिया हो। इसीलिए जो ये जानवर हैं इनके लिए जंगल जरूरी है, और हमारे लिए भी है। लेकिन ये बात इंसान समझता नहीं है, इंसान नहीं समझता, सरकार को समझना चाहिए। सरकार भी नहीं समझती। वो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे नियम तो निकालते हैं, लेकिन खुद ही अपने प्लांट्स एस्टेब्लिश करने के लिए जंगल कटा देते हैं, ठीक है। अभी पिछले साल बहुत था, हू चल रहा था, तहलका मचा हुआ था, मुंबई के जंगल कट रहे थे, महाराष्ट्र के, ठीक है। तो बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है सरकार, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाती है कि जंगलों में ये करो, वो ना करो। कई सारे आंदोलन चले, चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में, ठीक है ना। साइलेंट वैली वाला भी मूवमेंट चलाया गया था। बहुत सारी चीजें चलती हैं, बट फिर भी भारत में जितना जंगल होना चाहिए औसतन उतना नहीं है, उससे बहुत कम है, और लगातार कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो भैया आज की क्लास में हमने वाइल्ड लाइफ जान लिया, हमने नेचुरल वेजिटेशन जान लिया, हमने भारत की जलवायु जान ली। एनसीईआरटी क्लास 6 की किताब यहाँ पर खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम
नेक्स्ट जो क्लास 7th है वो थोड़ा दिन बाद शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अब ज्योग्राफिकल थॉट शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।